तो चलिए, सब कुछ ओके है। हाँ, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। कल इतिहास वाली क्लास नहीं चल पाई थी किसी वजह से, लोग जानते ही हैं। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं और हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। हड़प्पा एज या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल सभ्यता उसे बोलते हैं। कभी कभी उसे हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु या सिंधु और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी बोल दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने विस्तार देख लिया था कि उसका विस्तार क्या है, उत्तरी दक्षिण, लंबाई चौड़ाई, कितने देशों में इसका विस्तार है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि 3 देशों में पाया गया, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 स्थल पाए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि अफगानिस्तान में कौन से स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में जो 2 स्थल हैं, सुर्तगोई और मुंडी गाक, ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। फिर हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता का जो एक भूमिका था कि किस प्रकार से हड़प्पा जो सभ्यता है संज्ञान में आया। चार्ल्स मेसन और विलियम और जॉन ब्रांटन भाई, फिर उसके बाद जॉन मार्शल, है ना, इन लोगों ने किस तरीके से मिलकर के एक हड़प्पा जैसी विशाल सभ्यता की खोज की। तो ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ से क्वेश्चंस बनता भी, हमने बता भी दिया था कि वो सब क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जब खोजा गया था तो जो 1921 में जो बने थे हमारे पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल का भी नाम पूछता है। फिर पूछता है, दोनों भाइयों का भी नाम पूछता है, विलियम और जॉन ब्रंटन। फिर चार्ल्स मेसन का भी नाम पूछता है, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की खोज की थी। तो हड़प्पा के टीलों की सबसे पहले खोज चार्ल्स मेसन ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने नामकरण भी पढ़ लिया था कि इसका किस प्रकार से नामकरण क्या किया गया, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता के स्थल सिंधु नदी के साथ साथ अन्य नदियों के आसपास भी पाए जाने लगे, तो ये हुआ कि इसका सिंधु नदी घाटी क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता कहना ये सही नहीं होगा। तो फिर बाद में तय किया गया कि जिस स्थल को सबसे पहली बार खोजा गया उसी स्थल के नाम पे इसका नामकरण कर दे, तो नामकरण हो गया हड़प्पा सभ्यता, हम लोग इसे बोलने लगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति के संदर्भ में जो तुलना कराया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, कुछ लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता के लोग थे। यानी हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुआ था, स्थापित हुआ था, तो वास्तव में कौन से लोग थे यह तय करना भी बड़ी मुश्किल था। लेकिन सबसे जो मान्य मत है वो माना जाता है कि ये द्रविड़ लोग थे, न सुमेरियन लोग थे न ही आर्य लोग थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब हड़प्पा सभ्यता में जो बच रहा है उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग जानना है, उनका समाज कैसा था, रहन सहन क्या था, धार्मिक स्थिति भी जानेंगे और राजनीतिक स्थिति भी समझेंगे कि आखिर राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो ये 3-4 चीजें जानना है। कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी इनके देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि आज हड़प्पा सभ्यता को इंड किया जाए, अगर नहीं होगा तो फिर कल इंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो ही हम लोग वैदिक सभ्यता में बढ़ेंगे आप लोगों को मजा आना और ज्यादा शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट और बढ़ेगा। ये वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर जो मगध साम्राज्य, महाजनपद काल है ना, फिर विदेशी आक्रमण, तो एक लंबा अभी समय है जो है कि एंशियंट हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ा पड़ जाता है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोगों को पढ़ना है जो थोड़ा बिग है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मेडुअल हिस्ट्री थोड़ा सा स्टार्ट है, तो हम लोग मेडुअल हिस्ट्री की बात करेंगे। अभी सब कुछ क्लियर है, आवाज़ वगैरह सब कुछ जा रहा है, ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। वीडियो नहीं चल रही सही, गुड इवनिंग, ये सर सुनाई तो दे रहा है लेकिन वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। हाँ देखिए, वीडियो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बरसात की वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। जब आप लोग दोबारा वीडियो को देखेंगे, पूरा वीडियो अभी तो लाइव चल रहा है, जब दोबारा आप लोग देखेंगे पूरा वीडियो लाइव होने के बाद, तो उस समय आपको पूरा वीडियो भी चलेगा सही तरीके से और आवाज़ भी मतलब चलेगा। इस सर्वर की वजह से हमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, नहीं चल पा रहा है। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उसी पे बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हेडिंग होगा हमारा। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण स्थल है। तो सबसे पहले हम हड़प्पा को ही ले लेते हैं। सब कुछ क्लियर है? फिर से आप लोग एक बार बता दीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ा जाए कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या दिक्कतें नहीं हो रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, वॉल्यूम भी नहीं सही नहीं है, वीडियो वॉइस प्रॉब्लम, नॉट क्लियर। नहीं सर, नहीं सर, नॉट क्लियर। चलिए
चलिए, अब वीडियो आप लोगों को बाद में भेज दिया जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है तो आप लोगों को 1-2 घंटे में वीडियो पहुंच जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो स्थल में सबसे पहले हड़प्पा को ही देख लेते हैं। जब हड़प्पा की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हड़प्पा सबसे पहला जो स्थल था, ये हड़प्पा ही स्थल था जहाँ से ये खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण खोज हुआ था और इसका खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हाँ, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था और यह जो स्थल था, यह स्थल पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ये जो पंजाब प्रांत है, ये पंजाब प्रांत भारत का नहीं बल्कि ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहां के रावी नदी के तट पे यह पाया गया मांटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल 2 भागों में डिवाइड था, एक पूर्वी खंड और दूसरा था पश्चिमी खंड। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम नगर 2 भागों में डिवाइड किए गए थे, पश्चिमी खंड और पूर्वी खंड। पश्चिमी खंड को बोला जाता था टीला नगर और जो पश्चिमी पूर्वी खंड था उसे हम लोग नगर बोला जाता था। यानी पश्चिमी खंड में प्रशासक वर्ग के लोग रहते थे और पूर्वी खंड में नगर के आम नागरिक रहते थे। तो यहाँ पे जो डिवाइडेशन था कि पूरा जो नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। हम एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें पाई गई थी और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, यह सभ्यता 2 खंडों में विभाजित था, पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड। यह नगर जो है हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभाजित। एक था पश्चिमी खंड और दूसरा था पूर्वी खंड। पश्चिमी खंड को टीला भी कहा जाता था या गढ़ी, और इसे बोला जाता था नगर। यानी ये जो पूर्वी खंड था, यहाँ पे पश्चिमी खंड में जो लोग रहते थे, पश्चिमी खंड में प्रशासक लोग रहते थे और पूर्वी खंड में नगर के आम नागरिक रहते थे। तो पश्चिमी खंड में रहते थे लोग प्रशासक लोग और पूर्वी खंड में जो रहते थे नगर के आम नागरिक रहते थे। इस चीज को ध्यान रखना है, नगर के आम नागरिक रहते थे। तो पश्चिमी खंड में जो प्रशासक वर्ग रहता था वो अपने सुरक्षा के लिए एक विशेष इंतजाम किया गया था पश्चिमी खंड में। तो पश्चिमी खंड का जो नगर होता था वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। सुरक्षा प्राचीर कहने का मतलब ये है कि एक सुरक्षा दीवार होती थी कच्चे ईंटों की। मान लेते हैं कि ये नगर है और इस नगर के चारों तरफ ये जो है, और बड़ा हम बना कर समझा दे रहे हैं, इसको समझिए। मान लेते हैं कि ये नगर बसा हुआ है, तो इस नगर के चारों तरफ ये एक दीवार घिरा रहता था। इस दीवार को बोला जाता था सुरक्षा प्राचीर। ये जो सुरक्षा प्राचीर होती थी, यह सुरक्षा प्राचीर कच्ची ईंटों से बना होता था, लेकिन जगह जगह यहाँ पे प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार भी बना होता था। यानी कोई व्यक्ति जब जाता था यहाँ पे पश्चिमी खंड में, तो वहां पे प्रवेश द्वार होते थे। यानी हर जगह से नगरों में एंट्री नहीं होती थी, कुछ द्वार के माध्यम से ही एंट्री होता था। इतना सिक्योरिटी का इंतजाम इसलिए किया गया था क्योंकि यह यहाँ पे रहने वाले लोग प्रशासक वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। इस वजह से इस प्रकार के सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। बीच बीच में दीवार होता था। मान लेते यहाँ से एक दीवार हो गया, एक दीवार यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ये प्रवेश द्वार जो होता था, इस प्रवेश द्वार से ही कोई व्यक्ति इस नगर में प्रवेश कर सकता था, उसके अलावा प्रवेश नहीं कर सकता था। तो ये
प्रवेश द्वार के माध्यम से नगर में प्रवेश होता था। और यह जो नगर होता था एक चबूतरे पे बनाया जाता था। वह जो चबूतरा था बना हुआ था, बड़े से चबूतरा होता था, उसी पे नगर बसाया जाता था। यानी यह जो नगर होता था ऊंचा होता था, ऊंची नगर बसाया जाता था जमीन से ऊंचे पर। जो आम नगर होता था, जो पूर्वी खंड होता था, वो ऊंचा नहीं बल्कि उस समतल प्लेन मैदान पे बसाया गया था। लेकिन यह नगर ईंटे से बने हुए चबूतरे पे बसाया गया था। तो इसीलिए देखिए, इसको सपोज डेट इस तरीके से कर लेते हैं कि यह नगर क्या होता था, ऊंचाई पे बसाया गया था। ऊंचाई पर बसाया गया था। यहां से कई सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि यहां से स्नानागार और अन्नागार भी मिला है हड़प्पा से। स्नानागार, अन्नागार, और यहां पे शवाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। ताबूत में रखा हुआ 100, और हड़प्पा से ही कब्र, एक कब्र की प्राप्त हुई जिसका नाम दिया गया है R37, जिसका नाम R37 रखा गया है। ध्यान रखना है, यहां से जो कब्र मिला हुआ है इसका नाम रखा गया R37। यहां से मिट्टी की बनी हुई एक मूर्ति भी मिली है जिसे मातृ देवी की मूर्ति माना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करिए। स्नानागार, अन्नागार, सवाधान, ताबूत में रखा हुआ 100 और एक कब्र जिसका नाम है R37 नाम का कब्र मिला है। तांबे की बनी हुई मूर्ति मिली है और एक मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा तांबे की मूर्ति मिली है और एक सींग वाले गैंडे की मूर्ति मिली है। गैंडे की साक्ष्य, और पक्षियों में सबसे ज्यादा, पक्षियों में फाख्ता का मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो ये हड़प्पा से इतने ढेर सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे, हड़प्पा नगर किस प्रांत में है, किस प्रांत के किस जिले में है और किस नदी से, सामान्यतः यह क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा नगर, जो सारे जो नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के, उसमें सबसे बड़ा नगर यही है, हड़प्पा नगर ही है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं दूसरे स्थल पे। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। यहां से मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि यहां से दो चीजें मिली हैं। देखिए, अन्नागार और स्नानागार तो वहां से भी मिला था हमें, हड़प्पा से भी। यहां से भी अन्नागार और स्नानागार मिलता है, लेकिन यहाँ का जो अन्नागार और स्नानागार है वो बहुत ही बड़ा है। इसलिए यहाँ के स्नानागार को विश्व, जो उस समय का मतलब कि आश्चर्य माना जाता था, उस समय का अद्वितीय निर्माण माना जाता था यहाँ के अन्नागार और स्नानागार को। ठीक है, यहाँ का जो अन्नागार था, बृहद अन्नागार इसे बोलते हैं, यहां मिला है बृहद अन्नागार। इसे विश्व का उस समय, जो विश्व उस समय मतलब कि उस समय के विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया था।
विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण माना गया था ये अन्नागार को, कि ये जो था अन्नागार जो बना हुआ था, ये अन्नागार यहाँ पे अन्न रखने के लिए जगह यानी अनाज रखने की जगह बनाई गई थी। बहुत ही बड़ा था और माना जाता था कि ये विश्व का बहुत ही आश्चर्यजनक निर्माण है। इसी समय एक मिला था बृहद स्नानागार, भी यही मोहनजोदड़ो में ही मिलता है, बृहद स्नानागार। इससे भी उस समय का सबसे अद्वितीय निर्माण माना जाता था। यह जो स्नानागार था ये उस समय जो जितनी भी विश्व में समकालीन जो सभ्यता थी सबसे अद्वितीय निर्माण माना जाता था बृहद स्नानागार को, कि अद्वितीय निर्माण है ये। क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे जो बृहद स्नानागार किस जगह मिला, तो ये मिलेगा मोहनजोदड़ो में। अद्वितीय जो बृहद अन्नागार किस जगह मिला, तो यह भी मिलेगा कहां पे, मोहनजोदड़ो में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे सिंधु सभ्यता की, यहां पर सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क के साक्ष्य प्राप्त होता है। सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि अब सड़क जब चौड़ी रहेगी तो उसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं, सबसे चौड़ी सड़क को अभी बोला जाता है हाईवे। तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इसे जो इतिहासकार थे उन्होंने माना कि उस समय का हाईवे था जिसे राजमार्ग बोला गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का राजमार्ग किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इसे हम बोल सकते हैं राजमार्ग या हाईवे। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे एक योगी की मूर्ति मिली है। उस योगी को पशुपति शिव की उपाधि दिया गया है और इस योगी के चारों तरफ गेंडा, भैंस, हाथी और बाघ, मतलब दाएं और बाएं दो दो जानवर बैठे हुए थे। तो ये भी पूछता है पशुपति शिव की मूर्ति कहां पे मिली है, तो मिली है मोहनजोदड़ो में। उसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। पशुपति शिव की मूर्ति पशुपति शिव की मूर्ति भी मिला है मोहनजोदड़ो में, जिनके दाएं और बाएं तरफ मतलब दो दो जानवर होते थे। एक तरफ था हाथी था और गेंडा था, दूसरी तरफ जो है कि हाथी, गेंडा, बाघ और भैंस का उल्लेख किया जाता है कि ये चार चीजें उनके दाएं और बाएं थी। ये जो योगी की मूर्ति मिली है पूरी तरीके से कंप्लीट मूर्ति नहीं मिली है, ये धड़ से अलग हुआ मूर्ति मिला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है कि जो पशुपति शिव की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुआ है, तो वो मिला है यहां से मिला है, क्या नाम है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा मूर्तियां यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है। पक्षियों में जैसे हमने बताया कि यहाँ पे फाक्ता की मूर्ति यहाँ भी बहुत ज्यादा मिलती है मोहनजोदड़ो में। सबसे ज्यादा पक्षियों में फाक्ता की मूर्ति मिलती है और एक सींग वाले गेंडे की मूर्ति जानवरों में मिलता है। सर्वाधिक मूर्ति जो प्राप्त होती है मतलब जानवरों की बात करें तो एक सींग वाले गेंडे की, और पक्षियों की अगर बात किया जाए तो फाक्ता की मूर्ति यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। एक चीज और ध्यान रखना है, एक तो स्टुअर्ट पिगट नाम के एक इतिहासकार थे, ये भी पूछ लेता है कभी कभी स्टुअर्ट पिगट के। ये देखो जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली हुई है उनके चारों तरफ, उनके दाहिने और बाएं दोनों तरफ मिलाकर के चार जानवर जो है कि बैठे हुए थे। चार जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाएं तरफ हाथी और बाघ मिला हुआ है और बाएं तरफ गेंडा और भैंस। तो ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हाथी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है या भैंसे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गेंडा का। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो मूर्ति मिली हुई है, जो मोहरें मिली हुई है, वहां पे ये चित्र बना हुआ है, अंकन, तो हम कह देंगे हाँ साक्ष्य प्राप्त होता है। या कभी कभी यह पूछ सकता है कि जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली हुई है या हड़प्पा सभ्यता में जो योगी प्राप्त हुआ है, योगी की जिस मूर्ति प्राप्त हुई है उसके दाहिने तरफ कौन से जानवर थे या बाएं तरफ कौन से जानवर थे। दाएं तरफ हाथी और बाघ है, बाएं तरफ गेंडा और भैंस है। क्लियर है इतना।
यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का हम जिक्र करते जा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा तथ्य नहीं रटने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण कुछ स्थल हैं, 5-7 स्थल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि स्थल हमने बताया कि टोटल जो स्थल पाया गया है लगभग 1400 के आसपास टोटल स्थल पाए गए हैं। तो 1400 स्थलों से क्वेश्चन बनता नहीं है, 7-8 ऐसे स्थल हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, वही स्थल इंपॉर्टेंट भी होता है। तो हम लोग उन्हीं स्थलों पर चर्चा कर रहे हैं कि वो स्थल कब पाया गया, किसने खोजा। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। इसे भी आप लोग नोट ही कर लीजिए, 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक, ये इतिहासकार का नाम भी याद रखिए, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है। तो ये इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट साहब, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है। पिछले जो हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल से, तो आपको याद होना चाहिए। पूछ सकता है कि कब्र R37 नाम का कब्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, बृहद स्नानागार या बृहद अन्नागार कहाँ का कब्र कहाँ पे प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुजरात का लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है जो गुजरात में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के पास स्थित है। इसकी खोज मजूमदार ने किया था। तो हालांकि ये तो नहीं पूछता है कि लोथल की खोज किसने किया था, तो ये मजूमदार साहब ने किए थे। लोथल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं। पहला, ये चूंकि नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे, तो ये पूछता है किस नदी के किनारे था लोथल, तो लोथल था भोगवा नदी के किनारे। किस राज्य में था, तो ये था गुजरात में। ये तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बंदरगाह नगर था। ये ध्यान रखना है, लोथल में एक गोदीवाड़ा पाया गया है, एक बंदरगाह के भी साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये बंदरगाह नगर था। और तीसरा था कि हाथी के दांत के बने हुए स्केल की प्राप्ति यहां से हुई है। जब हम लोग पढ़ेंगे उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, तो हम बात करेंगे कि जब हाथी के दांत का बना हुआ स्केल मिला हुआ है भूगोल से, तो हमें यह पता चलता है कि इन्हें नापने के जो तरीका था, ये पता था, ये नापने के तरीका जानते थे कि किस तरीके से नापा जाता है। तो स्केल के माध्यम से वो नापते भी थे। तो 2 पॉइंट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बंदरगाह नगर और हाथी के दांत के बने हुए स्केल। यहां से और भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। यहां से युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। युग्म समाधान का मतलब 2 लोगों के एक साथ 100 जलाने का। और अग्नि कुंड का भी साक्ष्य मिलता है, यानी आग का बना हुआ कुंड। कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं, युग्म समाधान, अग्नि कुंड। हालांकि ये पूछे नहीं जाते हैं। जो पूछे जाने वाले साक्ष्य है कि बंदरगाह नगर कौन सा है और ये लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, 2 पूछा जाता है। और हाथी का बना हुआ जो स्केल कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो लोथल से बना हुआ। हालांकि इसे भी जान लीजिए, युग्म समाधान और अग्नि कुंड के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग कालीबंगा पे।
ये कहाँ पाया गया? राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इतना ध्यान रखिएगा, यहां से भी खूब पूछे जाते हैं। यहां दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि यहां से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यह बार बार पूछता है कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो जुते हुए खेत यानी खेत जुतने का जो साक्ष्य मिलता है कहां से मिलता है? कालीबंगा से। तो हो जाएगा जुते हुए खेतों का साक्ष्य। उसके बाद एक पॉइंट आता है दो फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य। फिर तीसरा यहां पे आता है, यहां पे एक ईंट प्रयोग किया गया था, इसे बोला जाए था अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, यानी कालीबंगा में पहली बार यह साक्ष्य पाया गया कि वहां ईंट अलंकृत मतलब हो गया कि उस पर अलंकार पेंटिंग किए हुए ईंट भी मिले हैं। तो ये तीन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेतों का साक्ष्य, दो फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य और अलंकृत ईंटों का प्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ये तीनों साक्ष्य मिले गए हैं कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य भी कहां से मिला था? यहीं से मिला था। अब हम लोग आते हैं, अच्छा एक चीज और ये जान लीजिए, कालीबंगा से ही एक साक्ष्य मिला हुआ है भूकंप का। माना जाता है कि कालीबंगा भूकंप के वजह से ही कालीबंगा जो है कि समाप्त हो गया था। कालीबंगा जो नगर था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। तो कभी कभी पूछ देता है कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो भूकंप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। तो यहां इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, भूकंप का साक्ष्य। तो ये रहे काफी मतलब इंपॉर्टेंट स्थल है। उसके अलावा भी दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। छोटे स्थल हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट स्थल है। धौलीवीरा, यह भी गुजरात में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भारत में सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ सबसे अच्छा नगर है। यानी भारत में जितने भी हड़प्पा काल के नगर पाए जाते हैं, सबसे सुनियोजित तरीके से बसाया गया नगर कौन सा है? धौलीवीरा है। तो यहां हो जाएगा सबसे सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ नगर। भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है? धौलीवीरा है। जितने भी भारत में नगर हैं, हड़प्पा काल के जितने भी नगर पाए गए भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? धौलीवीरा, भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर। ठीक, दो पॉइंट ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए, यहां का जो धौलीवीरा जो नगर था, हमने पता कि हड़प्पा काल के सामान्यतः जो नगर थे वो दो भागों में बटे होते थे। एक बटा होता था पूर्वी खंड, दूसरा बटा होता था पश्चिमी खंड। लेकिन धौलीवीरा जो नगर था वो तीन भागों में बटा हुआ था। तीन भागों में बटा होने का मतलब पूर्वी खंड पश्चिमी खंड के बीच एक में मध्यमा खंड भी था, जिसे मध्यमा नगर भी बोला जाता था। तो इसे भी यहाँ पे नोट कर लीजिए कि यह यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट होगा, ये तीन खंडों में बटा हुआ था, तीन खंडों में बटा था, पूर्वी पश्चिमी और मध्यमा। इसको ऐसे देखिए, पूर्वी खंड ये हो गया, फिर इधर हो गया मान लेते हैं पश्चिमी खंड, और ये बीच वाला था मध्यमा खंड। और ये जो मध्यमा खंड होता था वो खेल का मैदान होता था।
इसे बोलते हैं क्रीडा मैदान। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रीडा मैदान के साक्ष्य कहां से मिले, या मध्यमा नगर कहां पे था, कौन सा स्थल था जहां से 3 खंडों में बटा हुआ था। तो ये हो जाएगा धौलीवीरा, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। 3 खंडों में बटा हुआ है। भारत में सबसे बड़ा यह स्थल है और भारत में बसाया हुआ सबसे सुनियोजित स्थल है ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे स्थल पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है चनहुदड़ो। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। कौन से प्रसाधन? सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो यहां से सबसे जो अच्छा सौंदर्य साधन अगर देखा जाए तो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिला है। यानी कि यहाँ से एक मेज पाया गया था जो जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगरदान, आप लोग नाम सुने होंगे। सिंगरदान पाया गया था, उसके सामने कुछ सौंदर्य प्रसाधन रखे पाए गए थे। तो महिलाओं का जो सबसे प्रिय, जो लड़कियों का जो प्यारा होता है सौंदर्य प्रसाधन, हमें लगता है कि लिपस्टिक ही सबसे प्यारा उनका सौंदर्य प्रसाधन होता है। तो यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य पाया गया था। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो फीमेल हैं वो तो नहीं बोलेंगी इसे कि लिपस्टिक, यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य पाया गया था चनहुदड़ो से, जो स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लिपस्टिक लिपस्टिक के साक्ष्य यहां से पाए गए थे। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादा मतलब अगर बात किया जाए तो अभी एक नगर है बनवाली जो हरियाणा में पड़ता है। तो अब यहाँ से जितने जो स्थल थे ये काफी इंपॉर्टेंट स्थल थे। एक दो स्थल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट है उनका हम बता देते हैं। जैसे एक स्थल था बनवाली, ये हरियाणा में है। यहां माना जाता है कि यह सुनियोजित तरीके से नहीं बसा हुआ था। यानी जो स्थल था ये बनवाली, जिस तरीके से हड़प्पा काल के नगर बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे, तो ये बनवाली सुनियोजित तरीके से नहीं बसा था। यहाँ पे जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। यहाँ नगरों के जो मकान थे वो भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था। लेकिन बस कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा नगर ऐसा था जहाँ पे हड़प्पा कालीन जल निकास प्रणाली नहीं पाया जाता या सुनियोजित तरीके से नहीं बसा है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बनवाली। अब हम लोग आते हैं आगे। एक स्थल है राखीगढ़ी जो स्थित है हरियाणा में ही। राखीगढ़ी में हरियाणा में ही स्थित है ये। यहां सिर्फ एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हमने बताया कि जो धौलीवीरा स्थल था वो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल था। तो धौलीवीरा के बाद भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल था वह था राखीगढ़ी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, तो राखीगढ़ी से बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अब हम लोग आते हैं दूसरे स्थल पे। रोपड़। ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। पंजाब में स्थित है। रोपड़ के संदर्भ में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रोपड़ से भी कुछ साक्ष्य सौंदर्य प्रसाधन वगैरह के साक्ष्य मिले थे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रोपड़ में यह है कि भारत में आजादी के बाद सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई की गई वह स्थल रोपड़ ही था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आजादी के बाद भारत में सबसे पहले किस हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई की गई, तो वह था रोपड़। तो यहां हो जाएगा आजादी के बाद भारत में सबसे पहले
इसी की खुदाई की गई। ठीक, तो ये रहे काफी जो जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल थे, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इतना ध्यान रखिएगा। बाकी पीडीएफ में और भी कुछ स्थलों के नाम होंगे जो हम सेंड करवा देंगे, आप एक्स्ट्रा अगर चाहते हैं तो वहां से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। 3 ऐसे और बंदरगाह नगर थे जो सिंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, तो उन तीनों का नाम हम बता दे रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है। हालांकि लोथल को अक्सर पूछता है, खूब पूछता है कि बंदरगाह नगर निम्न से कौन है, लेकिन 3 स्थल और थे जो बंदरगाह नगर थे, तो उनका भी नाम आप लोग देख लीजिए। सुतकांगेंडोर, सुतकाको और बालाघाट, ये तीनों बंदरगाह नगर है और तीनों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तीनों हैं बंदरगाह नगर। ठीक है, तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं, वो स्थल इंपॉर्टेंट स्थल जहां से 1-2 क्वेश्चंस बनता है। इसके अलावा जो हड़प्पा काल से क्वेश्चंस बनता है वो बनता है हड़प्पा काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो हम लोगों का जो अगला जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में ही होगा, जहां हम लोग उसके सामाजिक स्थिति को समझेंगे, राजनीतिक स्थिति को समझेंगे, उनके आर्थिक स्थिति, व्यापार को समझेंगे। तो अगला जो होगा लेक्चर हड़प्पा काल का लास्ट लेक्चर होगा, जहां पे हड़प्पा सभ्यता हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे वैदिक काल में। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर कल मुलाकात होती है हम लोगों की। अगर बारिश मौसम सही रहा तो हम लोगों का जो टाइमिंग होगा वही सुबह मॉर्निंग वाला टाइमिंग होगा। अगर बारिश की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं तो हम लोग शाम को मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।